मैं प्रियंका पुनिया। आज हम भौतिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, जिसमें हमें भूकंप और ज्वालामुखी जो हमारे स्थलाकृतियों का मेन उद्गम केंद्र माने जाते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो भूकंप कहाँ पैदा होते हैं और ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होते हैं, उनसे कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ये हमारे लिए दैनिक जो भी गतिविधियां हैं या फिर दैनिक भूगोल का जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उनमें बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो भूकंप के बारे में मैं बताने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन पहले जो लास्ट हमारे क्लासेस थी उनमें किया था, प्लेट टेक्टोनिक किया है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की है, उसके बाद आइसोस्टेसी की है। तो उसमें क्या था कि प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी की, जिसमें कि दोनों ही भूकंप के उद्गम या फिर भूकंप की संभावना से पैदा होते हैं। यानी कि या तो भूकंप कब पैदा होंगे, जब महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकेंगे, या फिर प्लेट विवर्तनी की यानी प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। तो ये दोनों ही विषय इंटर रिलेटेड हैं। मतलब अगर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो भूकंप हमें महसूस होगा, और अगर भूकंप पैदा हुआ है, कहीं पर भूकंप आया है, तो वहां पे ज्वालामुखी की संभावनाएं हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं या फिर महसूस की जा सकती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा भूगोल विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भूकंप और ज्वालामुखी, जिसे हम अर्थक्वेक और वोल्केनो कहते हैं। भूकंप भूकंप से आप क्या समझते हैं, मतलब भूकंप होता क्या है? मेनली जब हम आमतौर पर जब हम बात करते हैं दैनिक दिनचर्या की जो बात करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि भूमि में हमें कंपन महसूस हुई थी, या भू जो हमारी धरातल है उसमें हमें हलचल महसूस हुई थी, तो हम उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन उसे पर्टिकुलर जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है, क्रमबद्ध जो शब्दावली है, उसमें अगर हम पिरो के बोलना चाहें तो हम उसे क्या बोलेंगे? भूकंप अंतर्जात बलों के कारण धरातल पर कंपन पैदा करने की एक गतिविधि है। अब अंतर्जात बल यानी इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो भी है हमारे धरातल के नीचे जो पाई जाती है, जो हलचलें वहां पे पैदा होती हैं, उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। यानी किसी एक धरातल के नीचे, ये मान लिया कि ये हमारा सरफेस एरिया है, तो इसके नीचे जो भी हलचलें हो रही हैं, यानी कि ये प्लेट है या फिर यहाँ से मैग्मा निकलना है, तो इससे क्या हुआ कि इनमें मूवमेंट है, या फिर यहाँ जल राशि ले लेते हैं, वाटर बॉडी ले लेते हैं, तो उसमें भी अगर हलचल होगी, उसमें मूवमेंट होगी, या फिर अर्थ की जो रोटेशन होगी, उसमें क्या होगा कि हमें ये हलचल देखने को मिलेगी, यानी महसूस हम इसको कर सकते हैं। तो अंतर्जात बलों से आप सीधा सा ये समझ सकते हैं कि भूकंप जो है अंतर्जात बलों से, यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे, यानी जो सतह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, उसके नीचे जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी हलचल होती हैं, चाहे वो लावा से हो, प्लेटों के खिसकने से हो, या फिर जल की जो एक्सटिंक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट है, चाहे वो ग्रेविटी है या फिर कन्वेक्शनल करंट से है, तो उनकी वजह से जो कंपन होती है, जो हलचल होती है, जो हमें कंपन महसूस करते हैं, जो वाइब्रेंट जो हमारी अर्थ होती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। तो आप यहाँ से मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि भूकंप किसे कहते हैं। जब हम पृथ्वी पर कंपन महसूस करते हैं तो हम उसे भूकंप कहते हैं। अब भूकंप का उद्गम कहाँ होता है, यानी भूकंप कहाँ आते हैं? सबसे पहले मैं बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको बताऊं, तो भूकंप हमें वहां देखने को मिलते हैं जहां पे परपट्टी, भू प्रपट्टी यानी क्रस्ट, या फिर हिंदी में आप जिसे बोलना चाहें तो सियाल जो है, या फिर हमारी जो प्लेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, यानी हमारी कंटिनेंट की जो प्लेट है, महाद्वीप की जो प्लेट है, वो वहां पे कमजोर परत वाली पाई जाती है। यानी कि धरातल जो है वहां पे सैकड़ों किलोमीटर लंबा न होके, यानी सैकड़ों किलोमीटर की जो गहराई है वो न होके कम गहराई वाला हम वहां पे मेजर करते हैं, तो वहां पे भूकंप की गतिविधियां अत्यधिक देखने को मिलती हैं, जैसे हमारी पैसिफिक की सरकमफ्रेंस पे देखने को मिलती है। तो भूकंप का उद्गम कहाँ होगा? भूकंप का उद्गम, ये हमने मान लिया कि हमारा अर्थ सरफेस एरिया है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, पर्टिकुलर हमारे प्लांट्स वगैरह जो भी बिल्डिंग्स हमारी बनी हुई हैं, तो ये है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, और इसके नीचे किसी भी स्थान पर एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा केंद्र जो पृथ्वी पे कंपन पैदा करता है, पृथ्वी की जो प्लेट है उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है, उसको हम भूकंप का केंद्र, भूकंप का मूल, या फिर भूकंप का फोकस पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे? फोकस फोकस पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक
और जब ये, या हम इसे हिंदी में बोलेंगे भूकंप मूल, भूकंप मूल या फिर भूकंप केंद्र हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल के नीचे वो सैकड़ों किलोमीटर की गहराई पर भी हो सकता है और कुछ मीटर की गहराई पे भी वो पाया जा सकता है। जहां से पहले कंपन शुरू होती है, वाइब्रेशन जहां से उत्पन्न होनी शुरू होती है, वो भूकंप का मूल कहा जाता है, भूकंप का फोकस कहा जाता है। और जब वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे चल के हमारे धरातल पर कंपन पैदा करता है, तो वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। एपिसेंटर या फिर भूकंप उद्गम कहलाता है। ठीक है, यानी कि फोकस से जब धरातल पर हमें वाइब्रेशन महसूस होती है तो उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अब ये एपिसेंटर कहलाता है, भूकंप उद्गम कहलाता है, भूकंप का केंद्र कहलाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसे महसूस करते हैं, तो यहीं से यानी एपिसेंटर से ही हम सबसे पहले, एपिसेंटर की जगह पे ही हम सबसे पहले भूकंप को मेजर कर सकते हैं। वो कितने पैमाने का है, कितने वो क्षति करने वाला है, या फिर उसकी स्पीड कितनी है, कौन सी वहां पे पी वेव है, एल वेव है, या फिर सेकेंडरी वेव्स हैं, वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि मेजरिंग जो पॉइंट है वो हमारा एपिसेंटर होता है। फोकस से सबसे पहले धरातल पर हुआ, और धरातल पर जब हम उसे फील करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एपिसेंटर। अब जो फोकस है उसका दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। हम इसे हाइपोसेंटर बोल सकते हैं। फोकस, हाइपोसेंटर, भूकंप का मूल या भूकंप का केंद्र हम इसे बोल सकते हैं, और धरातल पर जो प्रकट हुआ है उसे एपिसेंटर या भूकंप केंद्र हम उसे बोल सकते हैं। तो ये है हमारा भूकंप मूल या भूकंप का केंद्र। अभी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये हमारा फोकस था, ये हमारी अर्थ है। तो भूकंप के फोकस से क्या करेंगी, वाइब्रेशंस निकलेंगी, यानी वाइब्रेंट यहाँ से होना शुरू होगा, यानी कि इसमें हलचल हमें देखने को मिलती है। और जब वो यहाँ से सर्कुलर मोशन में, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो वो क्या होगी, यहाँ से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे सबसे पहले वो जाती है। ये हमारा एपिसेंटर है, ये हमारा फोकस है। अब ये वाली जो वेव है जो पृथ्वी के अंदर ही महसूस की जाती है, पृथ्वी का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, यानी क्रस्ट और मेंटल की जो हमारी लेयर है, उसको कंपन कर रही है, उसको हिलाने का काम कर रही है, वो क्या कहलाती है, बॉडी वेव। और जब वो एपिसेंटर पर महसूस होने के बाद हमारे धरातल को हिलाने का काम करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, सरफेस वेव। सरफेस वेव, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं धरातलीय, धरातलीय तरंगे, और ये हैं बॉडी वेव्स। ठीक है, अभी हमें आगे क्या देखना है कि भूकंप का उद्गम हमने देख लिया कि अधि केंद्र क्या है और अप केंद्र क्या है, यानी एपिसेंटर क्या है और हाइपोसेंटर क्या है। अभी हम देखेंगे कि भूकंप का मेजरिंग जो भी स्केल है, मेजरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या क्या है। तो इनमें हम भूकंप की गति को मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है और वो कितनी फास्टनेस वाला है, क्या यानी उसकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है, उसके बाद वो कितनी क्षति की है, यानी जब भूकंप आ चुका है, भूकंप आने के बाद जब हम ये देखेंगे कि उसने हमें कितनी हानि पहुंचाई है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी कुछ है, उसके ऊपर कितनी हानि उन्होंने पहुंचाई है, यानी जान माल की कितनी हानि हुई है, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी सिस्मोग्राफ जिसमें हम भूकंप की गति या फिर भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं, और वो मेजर करने के बाद जब एक पॉइंट बनाया हुआ होता है कि कितनी वाइब्रेशन थी, ऐसे जिगजैग प्रोसेस में हम इसको बनाते हैं। उसके बाद इसका जो पैमाना है जहां से इसको मेजर किया जाता है उसे हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, और उस पर 1 से 10 तक अंक बने हुए होते हैं। और इसमें क्या है कि 1 से जब ये दो के पास जाता है, यानी अगर कहीं पे 2 का भूकंप आया है, कहीं पे 3 आया है, तो ये यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो इसकी जो स्पीड है, डैमेजिंग एनर्जी जो है वो 10% बढ़ जाएगी, और इससे यहाँ पे 10% और बढ़ जाएगी। तो मतलब हर एक पॉइंट के बाद ये 10-10 पॉइंट बढ़ता रहता है, यानी 10-10% इसकी जो एनर्जी है हार्मफुल की वो बढ़ती रहती है। उसके बाद जो क्षति हुई है, यानी जो हानि इसने पहुंचाई है, वो हम मर्केली स्केल पर मापते हैं। और इसमें जो है मर्केली स्केल पर जो अंक हैं वो 1 से 12 तक मेजर किए जाते हैं।
हालांकि आज तक 12 तक का कोई भूकंप आया नहीं है। नॉर्मली 8 से 9 तक के भूकंप ही मेजर किए गए हैं। 12 जो है सबसे हानिकारक होता है, वो 1 पर नगण्य सा होता है, जिसमें केवल हमें हलचल सी महसूस होती है, और 4 पर जाकर वो बिल्डिंग्स वगैरह में कंपन को पैदा कर सकता है, और जब 5 से 6 के अंक के बीच में जाता है तो वो हमारे डिस्ट्रक्टिव या फिर हानिकारक होना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे सिस्मोग्राफ यानी रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल। उसके बाद आइसोसेसिमल लाइन और होमोसेसिमल लाइन क्या होती है और भूकंप में इनका क्या यूज है। तो आइसोसेसिमल लाइन, आइसोलाइन, आइसोलाइन आपने सुना होगा, समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं यानी कि जो समान दबाव वाली रेखाओं को मिलाते हैं, मतलब जहां पे समानता देखने को मिलती है उन जगहों को वो मिलाए। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें क्या है कि कहीं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं 50, सॉरी, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं 50, ये हिसार है, और ये आपका ये हिसार के अपना यूनिक ज्योग्राफी सेंटर है। उसके बाद ये हमारा एमडी कॉलेज है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं 50। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक और ले लेते हैं, ये हमारा सिरसा ले लिया हमने, और यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 50। तो अब इन 50 को जो लाइन मिलाएगी, जब हम मैप बनाएंगे और इनको 50 वाले जो सेंटर्स हैं हमारे, उनको जब हम मिलाते हैं तो वो क्या करती है 50 50 50, तो ये हमारी आइसो लाइन हो गई। यानी समान स्तर जिस चीज का भी हो, चाहे वो दाब हो, ताप हो, या फिर संख्या हो, या फिर डिस्ट्रक्शन हो, जो भी कुछ हो, तो उसको हम आइसो लाइन बोलते हैं। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि आइसोसेसिमल, सेसिमल यानी सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे। तो आइसोसेसिमल से क्या है कि ऐसी तरंगे या फिर ऐसी लाइन जो किसी स्थान पर हुई हानि को, या फिर आइसोसेसिमल लाइन, सॉरी, आइसोसेसिमल लाइन में क्या है कि कहीं पे 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया है, ये हिसार में 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया है, ये सिरसा में 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया है, उसके बाद ये हमारे राजस्थान में 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया है, फिर हमने ये ले लिया गुड़गांव ले लिया, तो इसमें क्या है 7 रिक्टर स्केल वाला आया है, उसके बाद हमने फतेहाबाद ले लिया तो उसमें क्या है 6 रिक्टर स्केल वाला आया है। तो अब हम जब आइसोसेसिमल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, हिसार, सिरसा और राजस्थान ही को मिलाएगी, क्योंकि वहां पे 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप ही आया है। यानी एक ऐसी लाइन जो समान स्पीड, समान तीव्रता वाले भूकंपीय तरंगों वाले स्थानों को मिलाती है, वो आइसोसेसिमल लाइन कहलाती है। उसके बाद हमारी होमोसेसिमल लाइन है। होमोसेसिमल लाइन में एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन उसमें चेंज क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा 8 रिक्टर स्केल था, यानी स्पीड जो तीव्रता या फास्टनेस जो थी, उसकी जगह पे इसकी टाइमिंग आ जाएगी। यानी कि किसी स्थान पे 8 बजे भूकंप आया है, दूसरी जगह पे फिर 8 बजे भूकंप आया है, तीसरी जगह पे 6 बजे भूकंप आया है, अगली जगह पे फिर 8 बजे भूकंप आया है। तो 8 8 8 ये तीनों सेम है, तो इन 8 8 8 को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी होमोसेसिमल लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन जो समान समय पर स्थानों पर आने, अलग अलग स्थानों पर आने वाले भूकंप की लाइन को ड्रॉ करती हैं या हमें मानचित्र पर दर्शाने में सहायता करती हैं, वो होमोसेसिमल लाइंस होती हैं। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि भूकंप जो है, भूकंप जब पैदा होता है, उसमें जब हम कंपन महसूस करते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी तरंगे महसूस करते हैं, यानी कि वो तरंगे कहाँ कहाँ से क्रॉस कर सकती हैं, कितनी स्पीड की होती हैं, उनको कैसे मेजर किया जा सकता है, या फिर वो किस किस टाइप की होती हैं, और कब कब उनको महसूस किया गया था और कब उनको खोजा गया था। तो आइए मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले कि सबसे मेन हमारी पी वेव है, दूसरी हमारी एस वेव है, और तीसरी हमारी एल वेव है। तो प्राइमरी वेव, पी को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस को सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और एल को लव या फिर रेले वेव बोलते हैं। लव या फिर रेले वेव हम इसे बोलते हैं। तो पी यानी प्राइमरी या फिर प्राथमिक जो तरंगे, यानी कि ये फोकस से, यहाँ फोकस से जब ये शुरू होती है तो सबसे पहले प्राइमरी वेव का ही मतलब उद्गम होता है, यानी जन्म होता है। यानी सबसे पहले जब भूकंप हम महसूस करते हैं, जब भूकंप की कंपन होती है, तो वो शुरुआत में प्राइमरी वेव ही होती है, यानी प्राइमरी वेव के बाद ही सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स या फिर लव वेव्स का जन्म होता है। तो प्राइमरी वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडिशनल वेव होती हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और ये क्या करती हैं,
पुल एंड पुश, यानी कि जो पी वेव्स हैं यानी प्राइमरी वेव्स हैं वो क्या करते हैं कि भूकंप जब धरती के नीचे जब शुरुआत होती है उसकी, तो वो एकदम से कंप्रेशन यानी संपीड़न किसी चीज को मतलब धकेलने का काम करता है। अ, तो उसमें क्या है कि अगर मैं इसको एक सॉलिड मटेरियल न मान के अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो इसमें क्या है, ये हमारा कोई भी अर्थ का कोई भी लैंडफॉर्म या फिर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का अगर मैं मान लूं, अगर पी वेव यहाँ फोकस से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे उसका एपी सेंटर है, ये हाइपोसेंटर है, यानी हाइपोसेंटर इज इक्वल टू फोकस, और ये हमारा एपी सेंटर यानी कि वो हमारे धरातल पर प्रकट हुई है। तो पी वेव जब उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगी, उसको कंप्रेस करेगी, वो एकदम से उसको सिकुड़ने का काम करेगी, ऐसे करके ऐसे एकदम से ऐसे करेगी। और नेक्स्ट है हम नेक्स्ट है हमारा कि पी वेव जो है, पी वेव यानी प्राथमिक वेव जो है कहाँ कहाँ से क्रॉस हो सकती हैं। तो पी वेव सबसे शुरुआत वाली तरंगे हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, सबसे ज्यादा गति इनकी होती है। तो पी वेव जो है सभी प्रकार के मटेरियल या पदार्थों में से क्रॉस हो सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के भागों में से वो गुजर सकती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में से वो गुजर सकती है। और इसकी जो स्पीड है 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड की गति से हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे तीव्र गति वाली पी वेव या फिर प्राथमिक वेव होती है। उसके बाद सेकेंडरी वेव जब हम देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल थी, तो ये है हमारी ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और ये जो तरंगे हैं वो अणुओं के समकोण पर कार्य करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोकस से जब धरातल पर वेव का या तरंगों का उद्गमन होगा तो वो क्या करती हैं, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे चलती हैं। अब शुरुआत में वो पी वेव होती हैं, लेकिन जब वहां पे अलग अलग ठोस मटेरियल जब उन्हें मिलता है तो वो क्या करती हैं, जितने सॉलिड स्ट्रक्चर उसे मिलता जाएगा उसकी तरफ वो समकोण पर चलती रहेगी, यानी एग्जैक्टली सीधी ही चलती रहेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अणुओं की दिशाओं के समकोण पर ही वो चलती रहती हैं। और प्राइमरी वेव के बाद ये जो पैदा होती हैं तो इनकी स्पीड प्राइमरी वेव के कंपैरिजन में हमें कम देखने को मिलती है, यानी 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो वेव है हमारी लव वेव या फिर रैले वेव। लव वेव का जो नाम है वो अगस्त लव नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इनकी खोज की थी, इस वजह से इनका नाम लव वेव ही रखा गया। ये सबसे ज्यादा हानिकारक, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली वेव लव वेव होती है, क्योंकि इनकी गति कम होती है और अधिक वाइब्रेशन वाली, अधिक कंपन पैदा करने वाली ये वेव होती हैं। और ये जो है धरातल पर ही हमें देखने को मिलती हैं, गहराई में ये लुप्त हो जाती हैं। तो इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि लंबी अवधि वाली, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इनकी स्पीड या फिर इनकी जो गति है वो बहुत ही कम होती है। तो ये क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा देर तक एक ही जगह पे धरती को जो है हिलाने का यानी धरातल को हिलाने का काम करती रहती हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जो प्राइमरी वेव हैं वो क्या करती हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो एकदम से क्या करती हैं कि किसी भी जगह से एकदम से क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन जो एल वेव है पी के कंपैरिजन में, तो एल वेव क्या करती है, वो उनकी स्पीड कम है तो वो क्या है धीरे धीरे करके चलती है, और जो चीज धीरे धीरे जाएगी तो वो क्या है एकदम से हिला के पूरी चीज को डिस्ट्रक्ट करके यानी पूरी पूरी तरह से हानि पहुंचा के उनको मतलब मेल्ट करके मतलब खराब करके ही आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये क्या है, लंबी अवधि वाली होती हैं, अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, केवल धरातल पर ही इन्हें महसूस किया जाता है, केवल सरफेस पर ही हम इन्हें महसूस करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि गहराई में लुप्त हो जाती हैं, यानी कोर में अगर ये जाएंगी तो ये वहां पे लुप्त हो जाएंगी। ये जल में यानी वाटर बॉडीज जो है यानी लेक या फिर हमारे ओशन पार्ट जो है वहां पे ये जा सकती है, और इनकी स्पीड जो है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड तक मेजर की जा सकती है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पी और एस जो वेव हैं, पी प्लस एस वेव, ये बॉडी वेव हमारी कहलाती हैं, बॉडी वेव। और जो एल और आर वेव हैं ये सरफेस वेव कहलाती हैं, सरफेस वेव कहलाती हैं। एल या आर यानी लव और रेले वेव जो है सरफेस वेव कहलाती हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो है वो बॉडी वेव कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पी वेव है वो सभी जगह से क्रॉस कर जाती है, एस वेव जो है वो केवल सॉलिड से क्रॉस करती है, और जो लिक्विड है हमारी सॉरी जो लव वेव है हमारी वो लिक्विड में से भी क्रॉस कर सकती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हुआ जहां पे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं या जहां पे हम बच सकते हैं?
तो ओल्डहम नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अर्थक्वेक शैडो जोन यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में हमें बताया था। अर्थक्वेक अर्थक्वेक शैडो जोन अर्थक्वेक शैडो जोन के बारे में बताया था। जब हम जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है या भूकंप का मूल है यानी फोकस है, वहां से ठीक 103 डिग्री से 143 यानी 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, वहां पे हम सेफ रहते हैं। यानी कि ये हमारा सरफेस पर जब हमने इसे महसूस किया, तो मान लिया कि यहाँ से 70 था, यहाँ 80 डिग्री का है, 90 है, यहाँ 100 है, उसके बाद ये यहाँ 120, 130, 150, 160, ये 360 डिग्री का कोण होता है, आपको पता ही है। तो उसमें क्या है, जब हम यहाँ से महसूस करते हैं तो 103 से 103 डिग्री से 143 डिग्री तक का जो जोन है हमारा, वो हमारा सेफ जोन हम उसे बोल सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कोई हानि फील नहीं होगी। ये हमारा सुरक्षित एरिया है 103 डिग्री से 143 डिग्री के आसपास का जो एरिया है वो। उसके बाद जो सेकेंडरी वेव्स हैं हमारी, वो केवल सॉलिड से ही जा सकती हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो इंटीरियर जो है यानी कोर जो है, अर्थ का जो कोर है हमारा, वो लिक्विड मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि उसमें लावा और मैग्मा के भंडार संरचित हैं। तो वो क्या करती है कि वो केवल सॉलिड से ही जाएगी, यानी कि हमारी सॉलिड वाला जो पोर्शन है यानी क्रस्ट मेंटल का कुछ पोर्शन है, तो वहां से ही वो क्रॉस कर सकती है। और उसके बाद का जो शेडो जोन हमारा जो बच गया, वो पूरा का पूरा हमारे लिए एस वेव से सुरक्षित है। यानी कि अगर हम इसको एस वेव के रूप में पढ़ना चाहें तो यहाँ क्या करेंगे कि जब वो यहाँ से आना शुरू करेगी, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, लेकिन ये जो हमारा हमने कोर मान लिया इसको एक बार के लिए, ये हमारा कोर एरिया है, यानी कि ये मेल्ट है बिल्कुल। तो ये यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसको साइड से निकलेगी वो, और इधर भी सेम एज इट इज होगा। तो ये जो हमारा एरिया हो गया, ये वाला जो हमारा एरिया है वो एस से हमारे लिए सेफ है, यानी कि एस वेव या फिर सेकेंडरी जो द्वितीयक जो तरंगे हैं वो यहाँ पे महसूस नहीं की जा सकती। तो ये एस वेव से हमारे लिए रक्षा करता है। अभी ये हमारा जो मेन था ये हो चुका है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भूकंप आता कैसे है और भूकंप मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों पे ज्यादा भूकंप पाया जाता है। तो भूकंप के लिए कुछ क्षेत्र हैं, भूकंप के कुछ मेन जो क्षेत्र हैं या मेन जो रीजन्स हैं वो है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, यानी कि पैसिफिक सर्कमफ्रेंस जो है प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मिड एटलांटिक जो रिज है वहां पे हम बोल सकते हैं। उसके बाद थर्डली जो है हमारा इंट्रा कॉन्टिनेंटल जो रीजन है हमारा, यानी कि महाद्वीप के आंतरिक यानी बीच का जो भाग है, यानी भूमध्य सागर से लेके और हिमालय का भाग जो है वहां तक भूकंप हमें मेनली देखने को मिलता है। यानी अगर मैं आपको सर्कमफ्रेंस के बारे में बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक है। नॉर्थ पैसिफिक यानी कि हमारे जो यूरेशिया का जो बैक का पोर्शन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिम का भाग और पैसिफिक ओशन का पूर्व का भाग है। तो इसकी जो ये बाउंड्री बनी है, यानी कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ जब लगता हुआ जो प्रशांत महासागर की जल राशि का जो स्थान है, वहां पे भूकंप अत्यधिक देखने को मिलते हैं। जैसे जापान आ गया, उसमें अलास्का, कैलिफोर्निया वाले जो भी हमारे रीजन्स हैं, यानी अमेरिका और जापान, यूरेशिया और ये वाले जो पोर्शन है वहां पे ज्यादा भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि मिड एटलांटिक रिज जो है हमारी, मिड एटलांटिक रिज यानी कि अंध महासागर के बीच में जो हमारी कटक बनी हुई है, यानी वहां से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रोसेस हो रही है, यानी कि वहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ खिसक रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, प्लेट विवर्तनिकी का टॉपिक यहाँ पे दोबारा से आ जाता है। वो आप सभी को ध्यान ही होगा क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले ही उसको किया है। तो उसमें क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर खिसक रही है, और उसमें हमने बताया भी था कि जो अंध महासागर है वो निरंतर फैल रहा है और प्रशांत महासागर जो है निरंतर सिकुड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि एक रिज बनी हुई है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक है यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो आगे की तरफ यानी पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं, और जो हमारा अंध महासागर है वो निरंतर फैल रहा है। तो इस वजह से क्या है, बीच में जो अंध महासागर की जो प्लेट है
उसमें क्या है, दरार आई हुई है और नीचे से लावा निरंतर बढ़ रहा है और लावा निरंतर यहाँ से निकल रहा है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे रिज बन रही है और रिज जब बन रही है तो उसमें क्या है, रिज जब बनेगी तो उसमें क्या होगा कि वहां पे हमें कंपन महसूस होगी, हल्के हल्के झटके हमें देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो मैंने इंट्रा कॉन्टिनेंटल जोन जो मैंने बताया, इंट्रा कॉन्टिनेंटल जोन या फिर भाग जो है इसके बीच का, उसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, ये हमारा मेडिटेरियन सी से लेके और हमारे हिमालयन तक का जो पोर्शन है, ये वाला जो जोन हो गया जिसमें ईरान, इराक, टर्की, सऊदी अरेबिया और हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह जो भी रीजन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये भूकंप का जो मेन चैप्टर था, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके जो कॉलेज के एमए के, एमएससी के या फिर बीए के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको लेंथी क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब आपको इसको पढ़ना है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसको सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे कि भूकंप है क्या, भूकंप का उद्गम कैसे हुआ, भूकंप का मूल कहाँ से है, मेजर कैसे करते हैं, उसके बाद इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन से हैं, भूकंप की तरंगे कितनी हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी मैंने पी एस और एल वेव के बारे में आपको बताया था। पी एस और एल वेव के बाद बताने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पी एस और एल वेव के बीच में भी कुछ वेव खोजी गई हैं। तो वो कौन सी वेव हैं, पी स्टार और पीजी, एस एस स्टार और एस जी और लव और रेले। यानी कि यहाँ देख लेते हैं, ये हमारी पी वेव है, ये हमारी एस वेव है, ये लव या फिर रेले वेव है। तो इनके बीच में क्या है, पी स्टार, ये पीजी, ये एस स्टार और ये एस जी, ये हमारी लव वेव या फिर रेले वेव ही है, इसका कोई भी अलग भाग नहीं बनाया गया है। तो पी स्टार सॉरी पीजी या फिर एसजी जो हमारी वेव है, पीजी और एसजी जो वेव है हमारी यूगोस्लाविया की कुल्पा घाटी में इनकी खोज की गई थी 1909 के आसपास। उसके बाद हमारी जो पी स्टार जो वेव है, पी स्टार जो वेव है ये 1909 में खोजी गई थी ऑस्ट्रेलिया में, जब कंपन महसूस की गई तब। उसके बाद एस स्टार जो वेव है हमारी, वो 1926 यानी कि 1926 के आसपास जेफरीज महोदय ने खोजी थी। ठीक है, तो टी की गति मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा है, यानी कि 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड है। एस की मैंने आपको जो स्पीड बताई थी वो 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड बताई थी, और लव वेव्स जो हैं 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड मैंने इसकी स्पीड बताई थी। तो पी स्टार और पीजी, एस स्टार और एस जी के बीच में आ रही हैं, तो इनकी क्या है, ये 8 से 9 है, तो ये यहाँ से 7 से 6 और 6 से 5.5 तक हो जाएगी। उसके बाद 4 से 5 ये हमारी एस की है, तो सॉरी हाँ ठीक है, 4.5 से 3 तक और 3 से कम, यानी कि एल से ज्यादा रखनी है, यानी 1.5 से ज्यादा स्पीड, और एस स्टार से या एस से कम स्पीड हमें इसकी रखनी है, यानी कि ये आपस में जो है आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनकी स्पीड कम होती रहेगी और लास्ट में जाके एल या फिर आर जो वेव है हमारी, वहां पे जाके 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड ही ये रह जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे भूकंप के जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें देखना है कि भूकंप जो है हमारे लिए कितना हानिकारक है, क्यों आता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रमुख हमारा जो रीजन है वो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक का अध्याय जो हमने पहले किया है वही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे के पास आती हैं, यानी अभिसारी और अपसारी। अभिसारी प्लेटों में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं या फिर इनके किनारों पे सबसे ज्यादा हमें ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। यह आपने प्लेट विवर्तनिकी के अध्याय में जब हमने इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ किया था तब वहां पे हमने इसको देख लिया था। तो अब यहाँ पे क्यों सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें जब एक दूसरे के पास आ रही हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो उसमें क्या होगा, एक प्लेट हल्की होगी एक प्लेट भारी होगी,
या फिर अगर दोनों समान डेंसिटी की भी मानी जाए तो वो क्या है, एकदम सॉलिड से अगर टकराएंगी तो उससे बहुत ज्यादा कंपन वहां पे पैदा होगी। और जब अगर एक प्लेट हल्की और एक प्लेट भारी मान लेते हैं तो हल्की वाली जो प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है और जो भारी प्लेट है वो उसके नीचे चली जाती है। तो वो वहां पे जाके नीचे जाती जाएगी। जब वो उस हल्की प्लेट के नीचे बैठती जाएगी तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे ताप और दाब निरंतर बढ़ता रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट वहां पे आ जाएगा। यानी कि जो प्लेट वहां पे नीचे गई है वो वहां से द्रवित होके और लिक्विड होने के बाद वो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है, जिससे लावा के उद्गार यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लावा के लैंडफॉर्म्स जो है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा सारी प्लेटों के किनारे पे ही देखने को मिलते हैं। इन्हें डिस्ट्रक्टिव एज वाली जो प्लेटें हैं वो भी हम कह सकते हैं, और ये सबसे विनाशकारी प्लेटें होती हैं। यहाँ पे जब ये वाली प्रोसेस होगी, हल्की प्लेट के नीचे जब भारी प्लेट जाएगी तो वहां पे सबडक्शन की प्रोसेस होगी और जहाँ पे वो जाके मेल्टिंग होने शुरू होगा वो बेनियाक जोन हमारा कहलाएगा। उसके बाद जब दो प्लेटें दूर जाती हैं, यानी कि जब दो प्लेटें दूर जा रही हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो प्लेटें दूर जा रही हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारी मिड एटलांटिक रिज जो मैंने बताई, अंध महासागर के बीच में जो हमारी कटक बनी हुई है वो यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी हमारे एग्जाम्पल में। तो उसमें क्या होगा कि जब दो प्लेटें दूर जाएंगी तो नीचे से जो है मेल्ट जो हमारा लावा या मैग्मा जो भी है वो वहां पे निकलना शुरू हो जाता है। और वहां पे ज्वालामुखी क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पे ऊपर समुद्री जो जलीय जो हमारी जलाशय जो है हमारा वहां पे देखने को मिलता है, यानी वाटर बॉडी हमें वहां पे देखने को मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि लावा जो है निरंतर निकल रहा है, लेकिन वो वहीं जल की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो वहीं पे बैठ जाता है, स्टिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक जो है मेजर पॉइंट है इसका, कि कहाँ पे भूकंप हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धर्मिता का जो है, उसके बाद जो हमारी नई नई जो एक्सपेरिमेंट्स हैं विश्व युद्ध के लिए जो भी बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बाद जो हमारे ह्यूमन यानी मानवीय जो क्रियाएं हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा भारी हमें बिल्डिंग वहां पे बना दी, या फिर डैम हमने बना दिया, कोई बड़ा जलाशय हमने बना दिया, कोई बड़ा पोंड हमने बना दिया, तो जलराशि जब इकट्ठित होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा और वहां पे कंपन पैदा होगी, और कंपन पैदा होने से वहां पे हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो ये हमारा भूकंप का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ। अभी हमें इसके साथ साथ ही ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ज्वालामुखी को महसूस करते हैं, ज्वालामुखी कहीं पे अगर फटता है तो वहां पे हमें कंपन महसूस होती है, और कंपन क्या है, भूकंप है। और जहां पे भूकंप पैदा होता है वहां पे हमें ज्वालामुखी देखने को मिलता है, क्योंकि भूकंप जब डाइवर्जेंट प्रोसेस जब होती है, यानी दो प्लेटें जब दूर जाती हैं तो उसमें क्या होता है, हलचल महसूस हुई, वहां पे भूकंप हुआ, लेकिन बीच में से जो खाली जो स्थान बचा है उन प्लेटों के बीच में, वहां पे हमें लावा भी देखने को मिलता है, तो वहां पे ज्वालामुखी का पोर्शन हमारा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी और भूकंप यानी वोल्केनो और अर्थक्वेक इंटरमीडिएट इंटर रिलेटेड हैं दोनों से, मतलब अगर एक को पढ़ना है तो दूसरे को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इनको हमें एक साथ ही समझते हैं। तो ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, वोल्केनो वोल्केनो जो है रोमन भाषा के शब्द से लिया गया है, रोमन भाषा रोमन जो हमारी लैंग्वेज है उसके वोल्केनो से लिया गया है, और इसका जो अर्थ है उसका अर्थ है गॉड ऑफ फायर। मतलब इन्हें पाताल का देवता, या फिर अत्यधिक जब भगवान जी या देवता जो है आकृष्ट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला होता है, तब इसकी एक्टिविटी है, ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में। लेकिन जब इसकी साइंटिफिकली स्टडी की गई तो इसमें क्या देखा गया कि जहाँ पे प्लेटें बहुत ही वीक होती हैं, वीक पोर्शन वाली होती हैं, या फिर कमजोर प्लेटें होती हैं, तो वहां पे हमें ज्वालामुखी अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी जब कहीं से भी कोई नीचे हमारे, आपको पता है कि कोर जो हमारा एरिया है वहां पे मेल्टिंग पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, द्रवित पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम मैग्मा कहते हैं, और वहां पे बहुत सी गैसें वगैरह जो जलवाष्प हैं वो भी इकट्ठे होते हैं। तो वो जहां से उन्हें हल्की या फिर कमजोर जो चट्टान उन्हें मिलती है वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं पे अगर प्लेटों का जॉइंट है, यानी कि जहां से अलग अलग प्लेटें जुड़ी हुई हैं, मान लिया कि ये पैसिफिक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो वो जब यहाँ से जुड़ी हुई है तो यहाँ पे क्या है, इसकी बाउंड्री है, तो यहाँ से उनको क्या है, कमजोरी मिलेगी। तो कमजोरी से क्या है, वो जब प्रेशर के साथ आएंगे तो वो यहाँ से फटना शुरू हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी उद्गार वहां से देखने को मिलेगा। यानी कि एकदम स्पीड के हिसाब से, यानी सडनली जब कोई मूवमेंट होती है और सडनली कोई एक्सेस में जो एनर्जी होती है, यानी अत्यधिक जो शक्तियां या फिर अत्यधिक जो ऊर्जा है पृथ्वी के गर्भ से
और पृथ्वी के धरातल पर जब आकर प्रकट होती हैं, जब हम उसे देखते हैं तो उसमें से जलवाष्प, गैस, धूल कण, बहुत सी चीजें निकलती हैं और उसके साथ साथ ही लावा भी निकलता है जो अत्यधिक गर्म होता है। तो वो ज्वालामुखी का ही एक फ्लो माना जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी को हम परिभाषित या फिर क्रमबद्ध शब्दों में कैसे हम पिरोएंगे उसको। तो पृथ्वी के गर्भ से लावा धरातल पर आगमन, यानी पृथ्वी के गर्भ से लावे का निकलना, यानी एकदम से स्पीड से वो निकलेगा और जब वो धरातल पर प्रकट हो जाएगा, धरातल पर वो चाहे पर्वत के रूप में हमें देखने को मिलता है, जैसे ऐसे करके वो जब निकलता है, फटता है कहीं माउंटेन के पास से, या फिर जब हम हमारी जो अलग अलग प्लेटें मैंने बताई, ये पैसिफिक थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थी, तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनी, यहाँ से भी लावे का उद्गार हो सकता है। तो ये हमारा ज्वालामुखी बन जाता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकल ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो लावे का उद्गार होता है, जब वोल्केनो फटता है तो वहां से जो गर्म तप्त जो पदार्थ हमारा निकलता है, हम उसे लावा कहते हैं। लेकिन वो जब पृथ्वी के गर्भ में जब वो वहां पे हमें देखने को मिलता है तो हम उसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी के गर्भ में जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है धरातल पर, तब हम उसे लावा के नाम से जानते हैं। ये अत्यधिक बहुत ज्यादा ताप वाला होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे तो वैसे वैसे ताप और दाब दोनों ही बढ़ते रहेंगे और मेल्टिंग पॉइंट वहां पे हमें देखने को मिलता है। इसकी जो टेम्परेचर है, यानी उसका जो तापमान है, 600 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस प्लस तक ही मेजर किया गया है, यानी कि अत्यधिक गर्म, जिसको हम माप भी नहीं सकते, इतना गर्म ये हो सकता है। तो ये जो लावा हमारे धरातल पर प्रकट हुआ है, ये दो प्रकार का होता है, एसिडिक और बेस लावा। एसिडिक यानी कि अम्लीय जो लावा है हमारा, अम्लीय लावा, जिसमें हम अम्लीय लावा और क्षारीय लावा जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या होगा कि सिलिका की मात्रा के आधार पर ही उसे मेजर किया जाता है। तो जो हमारी सिलिका की जो मात्रा है, जब वो अत्यधिक हो जाएगी, यानी 65% से 85% प्लस तक जब सिलिका की मात्रा हमें उस लावा के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो एसिडिक लावा या फिर अम्लीय लावा कहलाएगा। और जब सिलिका की मात्रा 65 से कम, यानी कि 40 प्लस और 65 के आसपास तक या 66 तक हमें देखने को मिलेगी, तो वो हमारा क्षारीय लावा कहलाएगा या फिर बेस लावा कहलाएगा। उसके बाद पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट जो है हमारे ज्वालामुखी से जो भी मटेरियल हमें हमें प्राप्त होते हैं या फिर ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसके उद्गार के समय, तो उसके आकृतियों को बताने के लिए पायरोक्लास्ट एक बहुत ही मुख्य या फिर मेन शब्दावली हम जिसे बोल सकते हैं। तो पायरोक्लास्ट होता क्या है? पायरोक्लास्ट मतलब जो हमारा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी कहीं पे फूटा है, तो उसमें से जलवाष्प, राख, धूल के कण, बजरी, कंकड़, पत्थर या फिर हमारे कुछ खनिज लवण भी वहां से निकलते हैं, क्योंकि लावा जो है हमारा कोर से आ रहा है और कोर में काफी सारे मिनरल्स, जो प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, हमारे बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं, वो भी उसके साथ निकलते हैं। उसके साथ कुछ चट्टानों के टुकड़े भी उसके साथ साथ निकल आते हैं। तो चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, यानी धूल के एक कण से जलवाष्प के मतलब माइनर सा जो कण है, बहुत ही सूक्ष्म जो कण है, उससे लेके और बड़े बड़े जो चट्टानों के सैल खंड हैं, उसको सबको मिला के उस सभी जो मटेरियल है, सभी जो पदार्थ है, उनको पायरोक्लास्ट बोला जाता है। अब पायरोक्लास्ट में कुछ एक मेन जो हमारे वर्ड्स निकलते हैं, कुछ जो कीवर्ड्स जिनके लिए यूज किया गया है, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनमें आते हैं। उसके बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसको इंप्रेसिव वे से अगर आपको लिखना चाहते हो तो इनको एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा लेपिली है। लेपिली यानी ये एक मटर के दाने के समान होता है, यानी मटर का दाना पीज जो होता है हमारी जो डेली रूटीन में हम जिसका यूज करते हैं खाने के तौर पर, तो मटर के दाने के जितना आकार का जो होता है पदार्थ, जो लावा के साथ यानी ज्वालामुखी जहाँ पे फूटा है वहां से जब निकलता है तो वो लेपिली कहलाता है। और लेपिली के बाद जब चना, यानी चना जो हम सेकेंडली खाने के तौर पर ही यूज करते हैं उसको भी, तो चने के आकार का जो होता है वो स्कोरिया कहलाता है। और स्कोरिया से बड़ा जो हमारा हो गया वो हमारा ब्रेसिया जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद ट्रफ, ट्रफ ये लावा के उद्गार के समय राख का एक बहुत बड़ा मतलब इकट्ठा संरचित पदार्थ या फिर एक टुकड़ा हम जिसे बोल सकते हैं, यानी राख का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हम इसे बोल सकते हैं।
तो ये हमारा ट्रफ हो गया। उसके बाद बोम्ब यानी कि बहुत बड़े बड़े सेल खंड, जिसे हम बोल्डर कोबल पीबल में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन कीवर्ड्स थे, ये हो गए हैं। उसके बाद हमें जो अंतरजात या आंतरिक जो हमारी लैंडफॉर्म्स जब मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है उससे पहले यानी कि क्रस्ट से नीचे और कोर से ऊपर के बीच में, या जो हमारा सरफेस एरिया बचा है, यानी कि ये हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का एक पोर्शन है। तो ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है, कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये हमारा धरातल है। यहाँ पे पहुंचते ही तो ये लावा बन जाएगा। जब ये धरातल पर प्रकट होगा तो हम इसे लावा बोलेंगे। और ये जब यहाँ से शुरू होगा यानी मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे मैग्मा या लावा के भंडार धरातल के नीचे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसे हम मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। मैग्मा चैम्बर यानी धरातल के नीचे जब एक बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी जो वहां पे देखने को मिलती है तो उसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। यानी कि यहाँ से जब वो यहाँ तक पहुंचता है, इसके बीच का जो ये इसके जो यात्रा है या फिर इसके बीच में जो इसकी दूरी है, उसके बीच में धरातल के नीचे और कोर से ऊपर इसने कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स का, कौन कौन सी अंतरजात यानी कि आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। आइए अब हम उनके बारे में देखते हैं। ये हमारा हमने कोर मान लिया इसको, नीचे को। ये कोर है हमारा यानी कि नीफे, हम जिसे सियाल साइमा नीफे, हाँ नीफे हम इसे बोल सकते हैं। नीफे के ऊपर जहां से भंडारण मैग्मा चैम्बर से इसका ऊपर जाना शुरू होता है, यानी कि मैग्मा चैम्बर के बाद दूसरी जो क्वांटिटी है इसकी, यानी दूसरा बड़ा कलेक्शन जो है, जो हमारे अर्थ के बिल्कुल सबसे नीचे पाया जाता है, उसे हम बैथोलिट कहते हैं। बैथोलिट सबसे बड़ा कलेक्शन मैग्मा चैम्बर के बाद। उसके बाद जब वो वर्टिकल यानी कि एकदम से हमें पाइप की तरह खड़ा हुआ सा दिखाई देता है, उस आकृति को हम डाइक के नाम से जानते हैं। और जब ये हमें लेटा हुआ दिखाई देगा या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज जब ये हमें दिखाई देगा तो हम उसे सील के नाम से बुलाते हैं। ये है हमारा सील है, ये हमारा डाइक है। उसके बाद जब ये एकदम कटोरे की आकृति का जब हमें शेप या फिर इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है तो वो हमारी लेपोलिथ कहलाती है। कटोरे के आकार की जब उसमें हमें थोड़ा सा कर्व दिखाई देगा तो वो हमारी लेपोलिथ है। और जब हमें वहां पे अंडे की जब मतलब उल्टी कोई टोकरी हमने रख दी है, कोई भी टोकरी हमने जब उल्टी रख दी या फिर कटोरे को ही उल्टा रख दिया हमने, तो वो जब इस शेप में आ जाएगा कि वो हमें एक सरफेस डोम टाइप में या गुंबद टाइप में जब हमें जो दिखाई देगा तो वो हम उसे लेपोलिथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब वो एकदम से रस्सी की टाइप में या फिर सर्पिलाकार आकृति में जब हमें वो दिखाई देगा तो हम उसे फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कुछ एक मेन जो हमारी स्थलाकृतियां थी, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमें डायग्राम का यूज करना पड़ता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि इस शेप को आप क्या बोलेंगे, तो हमें मैच करना भी हो सकता है उसको। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि ये हमारी बैथोलिथ, डाइक, सील, लेपोलिथ, लेपोलिथ ये सभी हो गए हैं। उसके बाद जब ये धरातल पर प्रकट होगा यानी कि धरातल पर जब सरफेस पर जब ये हमें दिखाई देगा ज्वालामुखी, तो वो कैसा बनेगा और उसमें कौन कौन सी और चीजें दिखाई देगी वो हमें देखना है। तो ये हमारा ज्वालामुखी है यानी वोल्केनिक माउंटेन भी हम इसे बोल सकते हैं। ये हमारा इंटरनल पार्ट है, ये इसका पूरा का पूरा। जब ये शुरुआत करता है यानी धरातल के, ये जो हमारी क्रस्ट थी, क्रस्ट से जब ये शुरू करता है ऊपर की तरफ निकलना, ये हमारी क्रस्ट थी मेंटल कोर, यहाँ से जब ये शुरू करके और ये हमारे धरातल पर जब प्रकट होता है तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम मतलब यहाँ से जब वो शुरू होता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ी कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ये निकलता है। और उसके बाद जब ये बाहर निकलना शुरू होता है, जहां से इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है, जहां से इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है, तो ये जो इसका जस्ट इसके माउथ के नीचे यानी इसके जो जहां से निकलेगा पाइप जैसा हमें एक पॉइंट सा देखने को मिलेगा, गोलाकार आकृति देखने को मिलेगी, तो उसके जस्ट नीचे जो इसके पाइप सी बनी हमें दिखाई देगी तो हम उसे वेंट का नाम देंगे। ये हमारी, इसे हम वेंट बोल सकते हैं। जस्ट ये जो हमारा है, और ये पूरा का पूरा जो हमें एक लंबाई में दिखाई दे रही है वर्टिकल पोर्शन में, हम इसे पाइप का नाम दे सकते हैं। ये हमारी पाइप है और जस्ट नीचे जहां से इसका मुंह बनेगा, जहां से लावा हमें पृथ्वी पर दिखाई देगा, उसके जस्ट नीचे जो पोर्शन है उसे हम वेंट कहते हैं। और जहां से ये निकलना शुरू होगा, जहां से इसका उद्गार होगा,
वहां पे आपको एक लेक या फिर कटोरे के समान जो आकृति देखने को मिलेगी, आप उसे क्रेटर बोल सकते हैं। और यहाँ से लावे का उद्गार देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्रेटर बन जाएगा। और जब क्रेटर जब क्रेटर धीरे धीरे मान लिया कि ये हर रोज फट रहा है या निरंतर कंटिन्यूसली इसमें लावा निकलता ही जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, एक्सफोलिएशन वगैरह की जो भी यानी अपशल्कन और अपर्दन वगैरह की जो क्रियाएं भी हैं वो भी इसके साथ साथ काम कर रही होंगी। तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि धीरे धीरे जो है इसका आकार बड़ा होता जाएगा। ये यहाँ से इतना छोटा था, ये क्या करेगा धीरे धीरे करके इतना बड़ा होता जाएगा। और जब इसकी शेप इतनी बड़ी हो जाएगी तो ये क्रेटर न रह के, क्रेटर न बोल के इसको काल्डेरा हम इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्डेरा। काल्डेरा में धीरे धीरे करके जब इसमें बहुत सारा डिपोजिशन इस लावा का हो जाएगा, लावा जब इकट्ठित या फिर संगठित संरचना में हमें देखने को मिलेगा, तो धीरे धीरे करके इसमें अलग अलग वेंट बन जाएंगी और अलग अलग छोटी छोटी क्रेटर हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ से उद्गार हो जाएगा, यहाँ से उद्गार शुरू हो जाएगा, यहाँ से उद्गार शुरू हो जाएगा। यानी कि जब हमें छोटा सा रूप हमें उसका देखने को मिलता है जहां से लावा उत्पन्न हुआ, वो क्रेटर है। और जब क्रेटर धीरे धीरे करके समय के अकॉर्डिंग बड़ा होता चला जाता है तो वो काल्डेरा कहलाता है। अभी काल्डेरा वर्ड सुन के आपको कार्डिलेरा वर्ड भी ध्यान आया होगा। कार्डिलेरा, क्या आप बता सकते हैं कि कार्डिलेरा है क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ कि कार्डिलेरा आप किसे बोलेंगे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो हमारे माउंटेन रेंज है, यानी रॉकीज एंडीज जो माउंटेन है, वो कार्डिलेरा के सबसे फेमस उदाहरण है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। क्योंकि एक ऐसी पर्वतीय संरचना जो अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियों से बनी हुई हो, जैसे कोई फोल्ड से बना है, तो कोई ज्वालामुखी से बना है, तो कोई फिर प्लेटों के एक दूसरे के अंदर टकराने से और उबड़ खाबड़ होके बना है। यानी कि अलग अलग संरचनाओं से, अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीकों से जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, पर्वत की एक श्रृंखला बनी है, एक पर्वत की चेन बनी है, वो कार्डिलेरा कहलाती है। और कार्डिलेरा जो है वोल्केनो का एक बड़ा रूप होता है। अब क्रेटर, जब ये क्रेटर था, सॉरी हम इसको क्रेटर मान लेते हैं, ये क्रेटर है हमारा। जब हम कुछ ऐसे वोल्केनो भी हमें देखने को मिलते हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि एक बार जैसे उनमें से उद्गार हुआ, उसके बाद वो शांत हो गई। शांत होने के बाद जब बारिश हुई या फिर जो भी पानी वगैरह उसमें भर गया, तो वो क्या कहलाएगी? क्रेटर झील भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी कि जब ये शांत हो गया, इसमें से लावा निकलना बंद हो गया और इसमें पानी भर गया, तो ये क्रेटर झील के नाम से जानी जाती है। अब जो मेन हम वोल्केनो पढ़ते हैं, उसमें बहुत से वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विसुवियस, चिम्ब्रे, जो एटना, और ये जो हमारा किलिमंजारो है, बैरन है, नारकोंडम है, विसुवियस है, पिलनी है, जो भी हमारे बहुत सारे वोल्केनो है हमारे, तो वो किस किस प्रकार के हैं, यानी किस में से उद्गार हो रहा है और किस में उद्गार नहीं हो रहा है। तो हमें हमें ये देखना है कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सक्रिय, सक्रिय यानी कि एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव से आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें हलचल आज भी निरंतर हो रही है, कंटिन्यूसली उसमें से लावा निकल रहा है। ये वोल्केनो का एक ऐसा प्रकार है जिसमें से निरंतर लावा निकलता ही रहता है। जैसे हमारे इंडिया के 2 वोल्केनो हैं, तो उसमें से जो बैरन जो वोल्केनो है वो इसका उदाहरण है। बैरन जो ज्वालामुखी है इंडिया का, अंडमान निकोबार में, वो एक्टिव या फिर सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसका एक बहुत ही मुख्य उदाहरण है। उसके बाद प्रक्षुब्ध या फिर डोरमेंट आप इसे बोल सकते हैं। डोरमेंट, ये ऐसे ज्वालामुखी हैं या ऐसे ज्वालामुखी उद्गार हैं जो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अगर आज वो फट गए, उसके बाद वो क्या पता 10 साल तक, अगले 10 साल तक शांत रहे, उसके बाद वो दोबारा से फट जाए, यानी दोबारा से उनमें से लावा का उद्गार हमें देखने को मिले। यानी कि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब फटेंगे और कब तक ये शांत रहेंगे। ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी भी हम इन्हें बोल सकते हैं। डोरमेंट जो है सबसे विनाशकारी भी होते हैं, क्योंकि हमें इनको मेजर नहीं कर सकते कि इनमें कब दोबारा से लावा का उद्गार शुरू हो जाए और कब तक ये बंद रहेंगे। तो ये हमारा डोरमेंट है। जो हमारा इंडिया का एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो वो है नारकोंडम। और सुप्त,
सुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हम उसे बोलेंगे, ऐसे वोल्केनो जो एकदम से एक बार फटे हैं, लेकिन हजारों करोड़ों सालों मतलब हजारों लाखों सालों से उनमें दोबारा से कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी लावा का उद्गार हमें देखने को न मिला है, और न ही उनमें आगे भी मतलब लावा के उद्गार की कोई संभावना है। यानी कि एक प्रकार से आप डेड वोल्केनो भी आप इसे बोल सकते हैं, यानी कि मृत ज्वालामुखी भी आप इसे बोल सकते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, तो उसके बाद अभी आपका जो काम है वो आपको देखना है, नेट से भी आप निकाल सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, उनकी लिस्ट निकालनी है आपको। उसके बाद प्रक्षुप्त जो है उनकी निकालनी है, सुप्त जो है उनकी निकालनी है, और मेन मेन से आपको थोड़े से याद कर लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि ज्वालामुखी मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जहां पे ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं वहीं पे हमें भूकंप भी देखने को मिलेंगे, और जहां पे भूकंप हमें आभास करवाते हैं या महसूस होते हैं वहीं पे हम ज्वालामुखी भी देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी हमें पैसिफिक सरकमफ्रेंस यानी प्रशांत महासागर की जो पेटी है वहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिड अटलांटिक जो रीज है हमारी वहां पे देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो हमारा था इंटरकॉन्टिनेंटल जोन या फिर अंतरा महाद्वीपीय जो रीजन्स हैं, यानी कि अरेबियन सी या फिर भूमध्य सागर से लेके और ये हमारा जो हिमालय का जो पोर्शन है आसाम तक, वहां तक इस पोर्शन को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आपको दिमाग में दोबारा से निकलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो आप उनको दोबारा से पढ़ सकते हैं। अभी एक बात और मैं बताऊं कि ज्वालामुखी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ज्वालामुखी के फायदे क्या हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ज्वालामुखी की तो डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि हानि ही पहुंचा सकता है, तो इससे लाभ हमें क्या होगा। इससे हमें कुछ लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे जहां पे ज्वालामुखी फटा है, मान लिया कि वो प्रक्षुप्त है या फिर सुप्त है, तो वहां पे क्या होगा, टूरिज्म यानी पर्यटक जो है देखने के लिए वहां पे जाने लगेंगे, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। उसके बाद जब ज्वालामुखी फटता है तो वो हमें पता है कि वो कोर से निकलता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जब हमने कोर पढ़ा था, तो कोर यानी कि इनर पॉइंट से निकलता है, और वहां पे बहुत सारे मिनरल्स, प्रीशियस मिनरल्स, बहुमूल्य जो पदार्थ होते हैं वो अपने साथ लेकर धरातल पर प्रकट होता है। ये हमारा थर्ड हो गया। उसके बाद ये जब लावा निकलता है, और लावा निकलने के बाद जो ये इसका फ्लो है, ये धीरे धीरे करके हजारों किलोमीटर तक जब ये बह जाता है और शांत होकर ठंडा हो जाता है और राख में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, एक फर्टाइल लैंड के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं। ये कहाँ कहाँ भूकंप और ज्वालामुखी हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं या फिर महसूस किए जाते हैं। उसके बाद इनको मेजर कैसे किया जाता है, इनकी मेन लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।